हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को मालूम ही है कि अभी हमारा जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन बैंक से अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी हमारी जो हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर में होने वाली है उसमें भी ये संभावना है कि क्वेश्चन बैंक से अधिकांश क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं। तो आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की जो क्वेश्चन बैंक है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप का हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और यूनिट वाइज हम उसका एवरीडे के एक एक यूनिट को हम सॉल्व करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। और यही यूनिट और यही वीडियो आप लोगों को फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काम आएगा। चौहान एकेडमी खंडवा में हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव तो करने वाले ही हैं, उसके साथ में ही मैंने लास्ट ईयर भी 32 आउट ऑफ 32 में से 32 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे और हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करवाई थी। लास्ट ईयर का आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस बार भी फिर हम ये हो जाएगा प्रश्न बैंक, उसके बाद में फिर जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम अभी यूनिट वाइज अकाउंटेंसी में इसके ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में साझेदारी के जो मूल तत्व है उस यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, सत्य सत्य है, उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा है, साझेदारी में कम से कम होना चाहिए। देखिए, साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करते जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ बातें, जैसे साझेदारी में कम से कम होना चाहिए तो कम से कम 2 लोग होना चाहिए और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होना चाहिए। मतलब 2 साझेदार कम से कम और अधिक से अधिक 50। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर 100, कहीं कहीं 100 संख्या लिख रहती है, तो बिल्कुल आप उसको कैंसिल कर दीजिए, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। तो यहाँ पर साझेदारी में कम से कम होना चाहिए तो 2 व्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन है, साझेदार बन सकता है? तो साझेदार केवल कोई व्यक्ति बन सकता है, न कोई संस्था बन सकती है, न कर्मचारियों का संघ बन सकता है और न ही व्यक्तियों का समुदाय बन सकता है। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, साझेदारी का अनिवार्य अंग है? भाई, साझेदारी किस लिए बनाई गई है? कोई भी व्यक्ति यदि किसी फर्म का पार्टनर बनना चाहेगा तो किस लिए? लाभ के लिए बनना चाहेगा वो। इसका मतलब जो साझेदारी का जो अनिवार्य तत्व है वह है लाभों को बांटना। लाभ को बांटना यदि उनका अनिवार्य तत्व नहीं होगा तो वो साझेदारी फर्म नहीं कही जाएगी और इसीलिए साझेदारी का अनिवार्य अंग क्या है? लाभों को बांटना। फिर ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी के लिए व्यावसायिक संगठन के अलग अलग स्वरूप है, एकाकी व्यापार साझेदारी, कंपनी। तो साझेदारी के लिए कानून बना हुआ है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसी प्रकार से कंपनी के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 बना है, जो कि 2013 में संशोधित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1900 कौन सा है? 32 है। आगे हम बढ़ते हैं, साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारी के लाभों का वितरण साझेदारों में किया जाता है। देखिए, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। हम सभी को मालूम है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जो साझेदारी का जन्म है वह अनुबंध से होता है, समझौते से होता है, सल्लेख से होता है। उनके बीच में कुछ शर्तें तय होती है। लेकिन साझेदारी सल्लेख का होना अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक होता है। इसमें बहुत सारी बातें आ जाएगी। ठीक है, अब यदि ऐच्छिक है इसका मतलब कि सल्लेख का होना अनिवार्य नहीं है वो। अब यदि साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का अनुबंध नहीं होगा तो फिर उन पर भारतीय कंपनी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो नियम है वो लागू होते हैं। और समझौते के अभाव में कौन कौन से नियम हैं? वो 5 नियम आप लोगों को याद रखना है। पहला, उनके बीच में लाभ विभाजन बराबर बराबर होगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। किसी भी साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और प्रत्येक साझेदार को फर्म का संचालन करने का अधिकार होगा। अब यहाँ पर साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारी के लाभों का वितरण साझेदारों में किया जाता है। तो सल्लेख के अभाव में साझेदारों में समान अनुपात में लाभ विभाजन किया जाएगा, समान अनुपात में।
उस समय फिर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। और ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ये है। अगला क्वेश्चन है, यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि क्या होगी? तो आहरण पर ब्याज पे साझेदार अलग अलग प्रकार से अलग अलग राशि आहरित करते, जब उन्हें जरूरत होगी तब आहरण करेंगे। ठीक है, तारीखें दी हुई हो तो दो प्रकार की विधियां हैं, औसत अवधि विधि है ना, और गुणनफल विधि। ऐसी दो विधियों से हम आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं, हमने सवाल किए हैं। अब यदि तारीख नहीं दी गई हो तो उस पर आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि क्या होगी? 6 माह। उन पर 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। जो भी वो आहरण करेगा उस पर औसतन 6 माह का ब्याज लगेगा। फिर है, साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम कुछ एक्स्ट्रा बातें करते जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर 11th क्लास में एकाकी व्यापार, वो जर्नल लिखता है, लेजर बनाता है, तलपट बनाता है और अंतिम खाते बनाता है। अंतिम खाते मतलब व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते से जो शुद्ध लाभ आता है उसे पूंजी में जाके जोड़ दिया जाता है। अब चूंकि एकाकी व्यापारी में एक ही व्यक्ति मालिक है तो वो पूरा लाभ उसकी पूंजी में जुड़ गया क्योंकि एक ही पूंजी थी। लेकिन साझेदारी में तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार हैं, तो जो शुद्ध लाभ है वो शुद्ध लाभ एक की पूंजी में नहीं जोड़ा जा सकता, वो 4 साझेदार 10 साझेदार जितने भी साझेदार हैं उनकी पूंजी में जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब उस शुद्ध लाभ का बंटवारा करना पड़ेगा। और इसीलिए साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे लाभ हानि वितरण खाता कहा जाता है। लाभ हानि का जो शुद्ध लाभ का साझेदारों के बीच में वितरण करने के लिए लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है। इसे अंग्रेजी में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा डी। फिर आहरण पर ब्याज क्या है? आहरण कौन करता है? साझेदार आहरण करता है। उससे ब्याज यदि लिया जाएगा इसका मतलब वो फर्म के लिए आय हुई। तो आहरण पर ब्याज क्या है? फर्म की आय है। फिर है, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। अभी हमने 5 जो नियम थे कि यदि साझेदारों के बीच में समझौता नहीं है तो समझौते के अभाव में किसी भी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी दर से नहीं। बच्चे जल्दी जल्दी में जो ऋण पर ब्याज की समझौते के अभाव में ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, तो यहाँ पढ़ते हैं साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और फट से 6% लगाते हैं। या पढ़ो तो सही, ऋण पर ब्याज होता तो 6% होता, पूंजी पर ब्याज किसी भी दर से नहीं दिया जाता। साझेदारी सल्लेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है, ये आ चुका है पहले। साझेदारी सल्लेख के अभाव में लाभ विभाजन समान अनुपात में होगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक समझौता है या एक अनुबंध है या एक ठहराव है। ये सभी शब्द एक ही है। ठीक है, फिर है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के खालिस्तान खाते नहीं बनाए जाते हैं। साझेदारी के मूल तत्व वाला जो चैप्टर है उसमें साझेदारों के पूंजी खाते 2 विधि से बनाए जाते हैं, एक स्थायी पूंजी पद्धति, दूसरा चालू या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में हम साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता अलग बनाते हैं और एक चालू खाता बनता है, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक ही खाता बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। अब यहाँ बोला है कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के चालू खाते नहीं बनाए जाते, क्योंकि स्थायी पूंजी में जो हम चालू खाता अलग से बनाते हैं तो परिवर्तनशील में वही चालू खाता साझेदारों के जो स्थायी पूंजी खाते में जुड़ जाता है। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साझेदारी के लिए खालिस्तान का विभाजन अनिवार्य नहीं है, तो साझेदारी के लिए हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं है। लाभ का विभाजन अनिवार्य है लेकिन हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं है। फिर है, साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज खालिस्तान की दर से देय होता है, उसको 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, ये मालूम है। स्थायी पूंजी खाते की दशा में साझेदारों के वेतन, कमीशन, आहरण आदि का लेखा चालू खाते में किया जाता है। स्थायी पूंजी पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं, एक स्थायी पूंजी खाता,
दूसरा चालू खाता। स्थायी पूंजी खाते में साझेदारों की केवल पूंजी लिखी जाती है और चालू खाते में फिर उनको दिया जाने वाला वेतन है, कमीशन है, आहरण है, पूंजी पर ब्याज है, ये सारी जो राशियां हैं ये उनके चालू खाते में लिखी जाती है। तो यहाँ क्या आएगा, चालू खाते में किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। तो परिवर्तन का मतलब ही होता है बदलता रहता है। साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि साझेदारों के बीच में लाभ के बंटवारे के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, तो लाभ हानि वितरण खाता। फिर ये साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, समझौते से होता है, ठहराव से होता है। फिर साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि जितने भी दायित्व होते हैं वो दायित्व का भुगतान करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। वो या तो साझेदारी फर्म की जितनी संपत्तियां हैं उनको बेच करके भी भुगतान करेंगे और यदि उसमें कम पड़ता है तो अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी चुकाना पड़ेगा। इसे हम असीमित दायित्व कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आगे हम चलते हैं सही जोड़ियों की तरफ। तो सही जोड़ियां हैं हमारे सामने, देखिए सबसे पहली सही जोड़ी हमारे सामने है साझेदारी सल्लेख के अभाव में। साझेदारी सल्लेख के अभाव में क्या होगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। हम यहाँ पर 1 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, फिर ये साझेदार बन सकते हैं, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं, ये 2 नंबर आ गया। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होना अनिवार्य है कि कोई भी साझेदार यदि बनता है तो उसमें अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए और इसीलिए तो वयस्क ही साझेदार बन सकता है। सॉरी, अवयस्क बन सकता है केवल लाभ में हिस्सा लेने के लिए, वो अनुबंध नहीं कर सकता। फिर है साझेदारी में लाभों का बांटना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये यहां पर आएगा 4। इसके बाद है स्थिर पूंजी की दशा में साझेदारों के चालू खाते में लेखा किया जाता है। इसका लेखा किया जाता है साझेदारों के वेतन का, बोनस का, कमीशन का, लाभ का, ब्याज का, आहरण का, इन सभी का लेखा किसमें किया जाता है, साझेदारों के चालू खाते में किया जाता है। फिर है पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब फर्म को लाभ हुआ हो। कोई फर्म को लाभ होगा तभी साझेदार पूंजी पर ब्याज लेने के अधिकारी होते हैं। फिर है प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अब ये असीमित शब्द कई है, प्रत्येक साझेदार का दायित्व संयुक्त तथा पृथक दोनों प्रकार का होता है। संयुक्त मतलब सभी मिल करके भी, और पृथक मतलब व्यक्तिगत रूप से भी होता है। तो संयुक्त रूप से मतलब फर्म की समस्त संपत्तियों के रूप में, और पृथक के रूप में उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेच करके भी उस दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा। फिर है प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है, प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो फर्म की ओर से काम करता है। साझेदारों के चालू खाते परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। 2 प्रकार से बनाए जाते हैं वैसे तो। साझेदारों के जो चालू खाते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते। चालू खाते तो स्थायी पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं, तो ये गलत है और यहाँ क्या आएगा, स्थिर पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। ये प्रिंट मिस्टेक है ना। तो साझेदारों के चालू खाते स्थिर पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं और इस प्रकार से ये हमारी जो सही जोड़ी है ये कंप्लीट होती है। आगे हम चलते हैं सत्य असत्य की ओर। व्यक्तियों के समुदाय, संस्था या संघ साझेदार बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आया था ये कि केवल एक व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, व्यक्तियों का समुदाय, संस्था या संघ साझेदार नहीं बन सकते। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है, ये भी गलत है। बिना पूंजी का भी कोई साझेदार बन सकता है। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अनुबंध करने की क्षमता होना अनिवार्य है। अवयस्क को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एक अवयस्क साझेदार बन सकता है, कब, केवल लाभों के लिए। साझेदारी सल्लेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, बिल्कुल सही है।
साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं। प्रत्येक साझेदार को अधिकार है संचालन में भाग लेने का। लाभों को बांटना साझेदारी में अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। तो लाभों को बांटना ये साझेदारी फर्म का अनिवार्य तत्व है। ये परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाते नहीं बनाए जाते, बिल्कुल राइट है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाते नहीं बनते, स्थिर पूंजी पद्धति में बनते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि की अंतिम राशि का हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है, राइट है ना। लाभ हानि नियोजन खाता बोलो या लाभ हानि वितरण खाता बोलो, दोनों का मतलब एक है। तो ये वर्ष के अंत में इन्हें जो शुद्ध लाभ होता है उस शुद्ध लाभ का हिसाब करने के लिए ये खाता बनाया जाता है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है, गलत। आहरण पर ब्याज का लेखा हम पूंजी खाते में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू और फॉल्स, समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एक वाक्य में। एक वाक्य वाले परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की दशा में साझेदारों से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा किस खाते में किया जाता है। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में तो साझेदारों का पूंजी खाता ही बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। उनसे रिलेटेड कोई वेतन होगा, पूंजी पर ब्याज होगा, लाभ होगा, आहरण होगा, आहरण पर ब्याज होगा, ये समस्त व्यवहारों का लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में होता है। स्थायी पूंजी यदि लिखा रहता तो हम यहाँ चालू खाता लिखते, लेकिन परिवर्तनशील है तो साझेदारों का पूंजी खाता। फिर है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है। फिर है साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते। देखियो यह बात आ गई, साझेदारों के चालू खाते कब बनते हैं, स्थिर पूंजी पद्धति में बनते हैं। जब हम पूंजी खाता स्थिर पूंजी पद्धति से बनाते हैं तो उसमें एक स्थायी पूंजी खाता अलग बनता है और चालू खाता अलग बनता है। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है, लाभ होने की स्थिति में, है ना। जब फर्म को लाभ होगा उसी स्थिति में फर्म अपने साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देगी। फर्म में कौन साझेदार बन सकता है, एक व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। फिर है फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है, सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। जितने भी साझेदार है प्रत्येक साझेदार को फर्म के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। क्या बिना पूंजी लगाए भी कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है, यस बन सकता है। तो उसके पास में बुद्धि है तो उसकी बुद्धि का उपयोग करने के लिए आप उसको पार्टनर बना सकते हैं। ए ने बी को गारंटी दी है कि उसे न्यूनतम 25,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा, इसे क्या कहते हैं। तो इसे लाभ की गारंटी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लाभ की गारंटी बोलते हैं। कि ए ने बी को गारंटी दी कि तेरे को कम से कम 25,000 रुपए का लाभ अवश्य होगा। एक्स तथा वाई बिना समझौते के साझेदार हैं। वाई द्वारा फर्मों को 18,000 का ऋण दिया जाता है। वाई को किस दर से उसके ऋण पर ब्याज प्राप्त होगा। तो साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के द्वारा फर्मों को ऋण दिया जाता है तो उस ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। तो सामूहिक रूप से ये फर्म कहलाती है या इसे हम सार्थ भी बोलते हैं, ठीक है। एक वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से फर्म बोलते हैं उसे, या फिर हम उसको सार्थ भी कहते हैं। तो ये थे हमारे यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी काम में आएगा। अभी आप अर्धवार्षिक के लिए तो देखी है ही, साथ में ये फाइनल एग्जाम के लिए भी हमारे लिए फाइनल हो गया, बुक हो गया। ये आप इसको कई बार कितनी बार भी देख सकते हैं। चौहान एकेडमी खंडवा के जितना भी कंटेंट है टोटली फ्री है। इसके पीडीएफ नोट्स चौहान एकेडमी खंडवा का जो प्ले स्टोर पर ऐप है वहाँ से आप स्टडी मटेरियल में जाकर के अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी के पीडीएफ नोट्स भी वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।